हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर 498 का कोई केस चल रहा है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं और हर ऑप्शन में क्या पॉसिबिलिटी होती है कि आपको रिलीफ मिलेगा। एक्चुअल में क्या है कि जब तक आप सारी चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं मिलता आगे बढ़ने का। और कई बार होता है कि हम बहुत एनर्जी और बहुत पैसा और बहुत टाइम लगा देते हैं लेकिन रिजल्ट जीरो होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे ऊपर अब एफआईआर दर्ज हो ही चुकी है या फिर उस एफआईआर के बेस पे चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि आगे के जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो कहाँ तक सही हैं और हमें किन ऑप्शंस का यूज करना चाहिए, उससे हमें किस हद तक फ़ायदा मिल सकता है और किस हद तक नहीं। तो देखिए, होता क्या है कि 498 की एफआईआर आपकी होती है। उसके बाद पुलिस जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी नाम निकालती है, धारा निकालती है, निकाल देती है। उसके बाद क्या होता है कि चार्जशीट फाइल हो जाती है। अब जितने भी लोगों की तरफ से चार्जशीट फाइल होती है, चार्जशीट फाइल होने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे सिंपल ऑप्शन तो ये होता है कि आप सेम कोर्ट में अपीयर होकर के एक सरेंडर एप्लीकेशन लगाइए, एक बेल एप्लीकेशन लगाइए और आप अपनी बेल ले लीजिए। और अगर मामूली धाराएं हैं यानी नॉर्मल धाराएं हैं जैसे 498A, 323, 504, 506, 3/4 DP एक्ट, इस प्रकार की धाराएं हैं तो आपको सेम डे पर ही बेल मिल जाती है। कोई आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप वहाँ से बेल ले लें और बेल लेने के बाद फिर आपके मामले में ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं कि जैसे आपकी चार्जशीट आती है, आप चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी लें, कॉग्निजेंस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लें और आप क्वेश्चन फाइल कर दें मामले की। अब यहाँ पे बहुत चीज़ें समझने की हैं। कई लोग सिंपल मतलब बिना कागज़ देखे ही ऐसा कह देते हैं कि सर ये बताओ कि क्वेश्चन होगी कि नहीं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो हमने को ये देखना है कि जो चार्जशीट है उसमें कितने लोगों के नाम है। फिर हमें ये देखना है कि हर एक एक्यूज पर्सन पे ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, जिसके आधार पर हम ये तय कर पाएँ कि जो क्वेश्चन हम फाइल करेंगे वो सबकी तरफ से कंबाइन करेंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन की तरफ से अलग और कुछ पर्टिकुलर एक्यूज पर्सन की तरफ से अलग करेंगे। अब मान लेते हैं हमें ऐसा लगता है कि इसमें दो एक्यूज ऐसे हैं जिनकी क्वेश्चन 50% हमें पता है हो जाएगी, 60% हो जाएगी। तो ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे ना कि पहले उनकी क्वेश्चन हो, तो उनकी तरफ से हम एक क्वेश्चन पिटीशन अलग डालेंगे क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो मामले पे डिपेंड करेगा कि किस अक्यूज पर्सन पे क्या ग्रेविटी है। तो ऐसे लोग जिनकी क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा हैं उनकी तरफ से पहले हम क्वेश्चन पिटीशन डालेंगे। और जो बाकी लोग हैं जिनमें हमें पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी कम है, जैसे फादर मदर है, अब उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो फिर ऐसे में हमें पता है कि उनकी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है तो उनकी तरफ से एक अलग क्वेश्चन पिटीशन डालेंगे। लेकिन भाई बहन मामा चाचा जो थे उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ऑफेंस नहीं था, इतना ही था कि भड़काते हैं और प्रताड़ित किया। कोई डेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट मेंशन नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी तरफ से एक अलग क्वेश्चन पिटीशन हम फाइल करते हैं क्योंकि उनके नाम हटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे कम संभावना हस्बैंड की होती है क्योंकि ऐसे बहुत ही कम मामले, बहुत ही रेयर, शायद 20% मामले ऐसे होते हैं 100 में से जिसमें कंप्लीट चार्जशीट क्वेश हो जाती है। अदरवाइज होता क्या है कि क्वेश्चन के टाइम पे कुछ लोगों के नाम हट जाते हैं बट हस्बैंड का जनरली नहीं हटता है। यानी हस्बैंड की तरफ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आप ये कह सकते हो कि बहुत कम है। तो यदि आप हाई कोर्ट में जाते भी हो तो ये सोच के बिल्कुल मत जाओ कि क्वेश्चन हो ही जाएगी। बस इतना है कि जब आप क्वेश्चन में जाओगे तो वहाँ से लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे स्टे ले लोगे, तो लोअर कोर्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं, लोअर कोर्ट में आपको बेल लेने की जरूरत नहीं और मामला आपका स्टे पड़ा रहेगा क्योंकि टाइम टू टाइम हाई कोर्ट अगली डेट तक स्टे ग्रांट करता रहेगा। और उससे ये होगा कि जो दूसरी पार्टी है वो थोड़ा दबाव में आती है कि हमारे मामले में कुछ हो नहीं रहा। कि क्वेश्चन में भी देखो लगभग लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल बड़े आराम से लग जाते हैं। और तब तक अगर आपकी लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग में कुछ हो ही ना तो सामने वाले को दिक्कत महसूस होती है कि इतनी मुश्किल से हमने एफआईआर कराई, केस कराया, इतना सब कुछ किया और अभी इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर ये चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है। यानी कि बात यह है कि क्वेश्चन में चांसेस ज़्यादा नहीं होते लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है तो आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि साहब अगर क्वेश्चन ना हुई तो क्या उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में जाते हो, आप कोर्ट को ये कह रहे हो कि प्राइमा फेसिया उस चीज़ को देखिए कि क्या क्वेश्चन हो सकती है, यानी कि नाम हटाए जा सकते हैं, तो उसमें कोर्ट कोई ट्रायल नहीं कर रही है। तो जब ट्रायल कर नहीं रही है तो किसी तरह के बुरे इफेक्ट की बात ही नहीं आती क्योंकि ट्रायल कोर्ट में मामला चलेगा, यहाँ पे तो पूरा ट्रायल होगा। लेकिन क्वेश्चन का मतलब है कि विदाउट एनी ट्रायल कोर्ट देख रही है कि क्वेश्चन करें या नहीं करें, तो किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। आप बिल्कुल बेधड़क तरीके से जा सकते हैं क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं, अपने लक को आजमा सकते हैं कि भाई आपको क्वेश्चन मिलती है या नहीं मिलती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।